नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग फिजिक्स की सीरीज में अगला लेक्चर पढ़ेंगे जिसमें स्पीड एंड वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स फार्मूले ये सब देखा जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले अभी तक आप लोगों ने स्पीड और वेलोसिटी वाले चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था कि स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है और उनके फॉर्मूले क्या होते हैं, उनका डायमेंशन और उनका यूनिट। ठीक है, आज वाले टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे कि देखिए कोई भी बॉडी, सपोज करिए अच्छा लास्ट क्लास में मैंने एक चीज आप लोगों को बताई थी कि जब स्पीड या वेलोसिटी को टाइम डिस्प्लेसमेंट के कर्व पर दिखाया गया था तो कर्व कैसा बना था और वो कर्व किसको शो कर रहा था। अगर आपको याद होगा क्लियरली तो आपको पता होगा कि कैसा वो कर्व शो कर रहा था और उसका क्या मतलब था। याद करिए जरा, टाइम डिस्प्लेसमेंट कर्व पर, टाइम डिस्प्लेसमेंट कर्व पर जब मैंने ऐसे खींचा था तो टाइम के साथ क्या हो रहा था, डिस्टेंस बढ़ रही थी। तो ये स्लोप जो शो कर रही थी वो कांस्टेंट वेलोसिटी को शो कर रही थी। याद करिए जरा, कांस्टेंट वेलोसिटी को। इसके ठीक पहले वाले लेक्चर में फिजिक्स से देखिएगा, ऐसे जब जा रहा था तो ये स्लोप हर जगह सेम थी और ये कांस्टेंट वेलोसिटी को शो कर रही थी। ये एक्सेलरेशन को शो कर रहा था और ये वाला रिटार्डेशन को। हालांकि मैंने इनको अलग अलग कर्व पे दिखाया था, जैसे इसको दिखाया था एक्सेलरेशन के लिए और इसको दिखाया था रिटार्डेशन के लिए। तो ये सब मैंने आप लोगों को समझा दिया था कि कैसे, बहुत डिटेल में समझाया था। उस वीडियो का लास्ट में, इसके ठीक पहले का जो वीडियो है उसको लास्ट में जाके जरूर देखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट वो पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि वो समझ में आ गया तो कर्व की आधी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। जो कर्व से एक डर बना हुआ है आपके मन में, वो कर्व की कहानी क्लियर हो जाएगी ठीक इसके पहले वाले कर्व से। तो मैं याद दिला दूं कि टाइम डिस्प्लेसमेंट कर्व पे कई बार पूछता है एग्जाम में, डायग्राम दे देगा, पूछ देगा कि ये टाइम है ये डिस्प्लेसमेंट है। ये बताइए, टाइम बढ़ रहा है और टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रही है। ये कर्व जो है ये वाला, ये क्या बता रहा है, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रही है और एक समान दर से बढ़ रही है। कैसे कि जब टाइम यहाँ बीता है तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ, टाइम यहाँ है तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ, फिर टाइम यहाँ है तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी सेम हो रहा है सेम टाइम पर। तो सेम टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट यानी वेलोसिटी सेम है। जैसे अगर 1 सेकंड में मैं 2 मीटर चला, 2 सेकंड में 4 मीटर, 3 सेकंड में 6 मीटर, तो इस टाइप से मेरी वेलोसिटी क्या है, सेम है। सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हमारी वेलोसिटी क्या सेम है। तो यहाँ पे कर्व नंबर 1 क्या शो करता है, कर्व नंबर 1 जो ये जा रहा है वो शो क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। यानी ये क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। इसी टाइप से आप पूछेगा कि कर्व बना करके कि ये कर्व क्या शो कर रहा है, तो ये किसको शो कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। कर्व नंबर 2 क्या शो कर रहा है बताइए, कर्व नंबर 2 जो शो कर रहा है वो क्या कर रहा है कि देखिए टाइम के साथ साथ कौन डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जा रही है, यानी वो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को याद रखिएगा। कर्व नंबर 2 किसको शो कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। कर्व नंबर 3 क्या शो कर रहा है बताइए, वो इस टाइप से वेलोसिटी, उसका मतलब समय के साथ वेलोसिटी कम होती जा रही है तो वो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन को शो कर रहा है, रिटार्ड हो रही गति उसकी, रिटार्डेशन को शो कर रहा है। क्लियरली है। और कर्व नंबर 4 क्या शो कर रहा है, जो सबसे ऊपर सीधा गया है, मैंने उसी लेक्चर में बताया था कि टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट बढ़ी नहीं रही है टाइम के साथ। तो टाइम के साथ किसी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट ना हो तो वो बॉडी कही जाती है वो की एट रेस्ट पोजीशन को शो कर रही है, एट रेस्ट पोजीशन को शो कर रही है वो बॉडी। एट रेस्ट पोजीशन का मतलब वो बॉडी इस समय विरामावस्था में। ठीक है, इसी तरीके से ये किसके किसके बीच में था, टाइम डिस्प्लेसमेंट करो, तो इसको हम कहेंगे टाइम डिस्प्लेसमेंट, टाइम डिस्प्लेसमेंट कर्व। ठीक है, ये इनके बारे में था। लेकिन दूसरा कर्व हम लोग का हो सकता है टाइम वेलोसिटी कर्व। चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, टाइम वेलोसिटी, टाइम वेलोसिटी कर्व। क्या हुआ टाइम वेलोसिटी कर्व, जरा इसके बारे में। इसमें टाइम के साथ देखिए वेलोसिटी बढ़ रही है, डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है। देखिए यहाँ पे ये आपका टाइम जो है बढ़ रहा है तो वेलोसिटी नहीं, इस कर्व पे देखिए वेलोसिटी है तो टाइम के साथ वेलोसिटी यूनिफॉर्म रूप में बढ़ रही है। हमेशा देखिए कोई कर्व बिना मुड़े हुए जाए सीधी लाइन में ना, तो उसको कहते हैं वो यूनिफॉर्मली जा रहा है, उसकी स्लोप क्या है,
सेम है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ने का मतलब हुआ, और वो भी एक समान रूप से। तो टाइम के साथ एक समान रूप से वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन हो रहा है। अब ये भी हो सकता है कि एक्सेलरेशन में भी तेज ज्यादा हो जाए, मतलब हर सेकंड गति में वृद्धि हो रही है, लेकिन क्या वो एक समान रूप से हो रही है कि वृद्धि में भी वृद्धि हो रही है, मतलब या वृद्धि में कमी हो रही है। जैसे हमारी गति इस समय 2 मीटर पर सेकंड थी, अगले सेकंड 3 मीटर पर सेकंड हुई, उसके अगले सेकंड 4 मीटर पर सेकंड हुई, तो हर सेकंड कितनी वृद्धि हुई गति में, दूरी में नहीं, गति में कितनी वृद्धि हुई, 1 मीटर पर सेकंड की। तो यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन हमारी अभी 2 है, फिर 4 हुआ, फिर 6 हो गया, चलो ठीक है, अभी तक तो 2-2 का अंतर है। अब उसके बाद 9 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 21 हो गया। तो गति में बढ़ोतरी तो हो रही है, लेकिन उसकी हर समय बढ़ोतरी में 2 मीटर की जगह 3-3 मीटर बढ़ने लगा, 4-4 मीटर बढ़ने लगा। तो बढ़ोतरी में बढ़ोतरी मतलब इंक्रीजमेंटल इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीमेंटल इंक्रीज का मतलब इंक्रीज में इंक्रीज, यानी यहां पर कह सकते हैं कि पहला कर्व में तो कांस्टेंट वेलोसिटी बढ़ रही है, तो ये दिखा रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को, क्योंकि देखिए वहां पर सीधी लाइन किसको दिखा रही थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को, क्योंकि टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच में खींचा गया था। लेकिन यहाँ टाइम के साथ वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट का बढ़ना दूसरी चीज होती है और वेलोसिटी का बढ़ना दूसरी चीज होती है। तो टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है एक समान दर से, तो वेलोसिटी का बढ़ना ही क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी ये ना दिमाग में रख लिएगा कि सीधा गया है तो एक्सेलरेशन, देखिएगा कि किसके किसके बीच में वो कर्व खींचा गया है। तो यहाँ पर टाइम और वेलोसिटी के बीच में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो करेगा। 2 नंबर कर्व क्या शो करेगा, नॉन, दोनों ही नॉन यूनिफॉर्म, मतलब देखिए ये इसमें एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, इसमें एक्सेलरेशन घट रहा है, तो इसमें कहेंगे कि 2 नंबर जो है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। दूसरा तीसरा जो कर्व है ये वाला, वो भी नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन को शो कर रहा है, रिटार्ड हो रहा है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है, रिटार्डेशन को शो कर रहा है। और चौथा कर्व इसमें जो सीधा जा रहा है, टाइम के साथ केवल वेलोसिटी बढ़ रही है, टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है और एक समान रूप से वेलोसिटी रुकी हुई है, तो यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी को शो करेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। चौथा कर्व किसको शो करेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। क्यों भाई, टाइम बढ़ रहा है तो वेलोसिटी यहीं पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, वेलोसिटी में आगे मतलब इसकी वैल्यू नहीं बढ़ रही है। टाइम के साथ वेलोसिटी देखिए यहाँ पे मान लीजिए 15 थी तो 15 है, अब समय बीत रहा है लेकिन वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है, तो उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो कहेंगे, वेलोसिटी में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। तो आपको ये कर्व में ये सब कौन कौन से कर्व क्या क्या शो करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और इसी में हम लोग लगे हाथ देख लेते हैं कि किसी भी कर्व का एरिया क्या शो करता है। एक चीज जान लीजिए दोस्त, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, ये मैं मिटा रहा हूँ, आप नोट करते जाइए, मैं जितने लोगों को भी पढ़ा रहा हूँ बोल रहा हूँ, हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, इसको नोट्स बनाते जाइए, बाद में आपको लिखित नोट्स मिल भी जाएगी, लेकिन पहले आप नोट्स बनाते जाइए, मैं डेफिनेशन वगैरह सब बोलते हुए जा रहा हूँ इसलिए। तो देखिए यहाँ पे ये अगर आपने नोट कर लिया कर्व क्या शो करा, तो एक चीज और देखते हैं कर्व से रिलेटेड, कर्व से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। क्या क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे ये कर्व है, सपोज करिए, एक मैं एग्जांपल लेता हूं, इसको मिटा देता हूं ऐसे। सपोज ये टाइम वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है, ठीक है, यहाँ पे टाइम है। अगर मैं ये कर्व कहूं ऐसे, ठीक है, यहाँ पे इस कर्व का कुछ दूर का एरिया ले लें, जैसे ये एक्स और वाई एक्सिस के बीच में इसका कुछ एरिया ले लें, जैसे ये ऐसे गया है तो इसका ये शेडेड एरिया ले लें, तो ये क्या शो करता है, तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं। दूसरा इस कर्व में भी वही काम कर सकते हैं सेम, जैसे इसमें भी बाकी सबको मिटा दें और देखिए सीधे यहां से गया और इसका भी कुछ इस टाइप से एरिया ले लें। देखिए किसी भी कर्व में जो शेडेड एरिया होता है, एक्स और वाई एक्सिस के बीच बना हुआ शेडेड एरिया, वो क्या शो करता है। तो एक चीज जान लीजिए, किसी भी यहां पर कर्व में जो शेडेड एरिया होता है, वो शेडेड एरिया एक्स और वाई एक्सिस पर जो क्वांटिटी है ना, उनका प्रोडक्ट बताता है। ठीक है, जैसे कैसे,
यहां पर बताइए टाइम, यहां पर पूछे शेडेड एरिया क्या दिखाता है, तो वो कोई क्वांटिटी है ही नहीं। देखिए कैसे बता रहा हूं, शेडेड एरिया दिखाएंगे तो कहेंगे डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम को दिखाएगा। तो ये बताइए डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम कुछ होता है, ये कोई क्वांटिटी है तो नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। लेकिन कई बार जैसे ये कर्व है, इसका शेडेड एरिया अक्सर पूछ देता है, इसका शेडेड एरिया क्या दिखाता है, तो इसका शेडेड एरिया जो है वो भी इसका इंटू करेगा। तो टाइम इंटू वेलोसिटी क्या होता है बताइए। आप भी जानते हैं कि अगर मेरी गति 5 मीटर पर सेकंड है तो ये वेलोसिटी है, और टाइम मान लीजिए मैंने 10 सेकंड तक ट्रेवल किया। 5 मीटर पर सेकंड की गति से 10 सेकंड में चलूं, 5 मीटर प्रति सेकंड 10 सेकंड तो 50 मीटर की दूरी हुई। तो असल में टाइम और वेलोसिटी का गुणा करेंगे तो ये क्या हुआ, एक तरह से ये दिखाया डिस्प्लेसमेंट को, यानी दूरी को। चली गई दूरी, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है टाइम इंटू वेलोसिटी, दूरी बराबर चाल गुणा समय। आप मैथ में भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा शेडेड एरिया जो होता है किसी भी कर्व का, अगर कर्व दो चीजों के बीच में खींचा गया है, पूछा जाए कि उसका शेडेड एरिया क्या शो कर रहा है, तो कुछ नहीं, वो इन दोनों का प्रोडक्ट सेव करेगा। जैसे प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, जैसे यहाँ एक्स और वाई पर पूछा, उनका प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, ये मैंने पहले से लिख रखा है। तो मैंने बताया ही कि एक्स और वाई का प्रोडक्ट क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। अब कई बार इसको मैथमेटिकली वैल्यू पूछ देता है, जैसे मान लीजिए यहाँ टाइम पर इंटरवल बना है 5 सेकंड, यहाँ पर 10 सेकंड, हर जगह तो 10 सेकंड वाली लाइन से ऊपर ले गया, और वेलोसिटी वाला यहाँ पर जो काम है यहाँ पर जो वेलोसिटी वाला काम है, सपोज करिए वो 5 मीटर पर सेकंड था, तो बस कुछ मत करिए, इसका इससे गुणा कर दीजिए 5 और 10 से, आपका अपने आप ही आ जाएगा कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो टाइम डिस्प्लेसमेंट, टाइम वेलोसिटी कर्व पर वो डिस्प्लेसमेंट को दिखाएगा। इसी तरह कोई भी कर्व हो, अगर ये जानना हो कि उस कर्व का शेडेड एरिया क्या दिखाएगा या किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो कुछ मत करिए, बस दोनों एक्स और वाई एक्सिस पर जो क्वांटिटी है उनका मल्टीप्लाई करिए, तो शेडेड एरिया की क्या क्वांटिटी होगी वो पता चल जाएगा, ठीक है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देगा, कर्व बनाएगा उसमें एरिया को घेर देगा। तो पहली बात कि आप केवल क्वांटिटी पूछे तो बस दोनों का गुणा करके देखिए क्या आता है, पहली चीज। दूसरा, ऐसा कभी कभी हो जाता है कि वैल्यू दे करके पूछता है कितनी दूरी चला है, बोल देगा यहाँ से कि यहाँ से यहाँ तक जाने में पार्टिकल कितनी दूरी चला है, तो कुछ मत करिए, यहाँ से यहाँ चले जाइए। अब बताइए अगर मैं यहाँ से कहूं तो शेडेड एरिया इसका क्या दिखाएगा, तो देखिए यहाँ पे ध्यान समझिएगा। सपोज करिए मैं पूरा इसको क्लियर कर लेता हूं। अगर आपसे इसको क्वेश्चन के तरह से पूछे, जैसे कैसे क्वेश्चन टाइप से पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, इस टाइप से बनाएगा, ठीक है, इस टाइप से बनाएगा, बोलेगा कि ये कर्व जा रहा था, यहाँ पर टाइम इंटरवल है 5 सेकेंड, यहाँ पर 10 सेकेंड, और यहाँ पर जो वैल्यू है वो है 5 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी को दिखा रहा है, वेलोसिटी को, ये वेलोसिटी को दिखा रहा है, और एक किसको दिखा रहा है, टाइम को दिखा रहा है। तो एक चीज जान लीजिए, जो ये शेडेड एरिया है वो दूरी को दिखाएगा, ये क्लियर है, क्योंकि टाइम इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है या डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन कितना दूरी चला है तो इसका एरिया कितना होगा, तो एक ट्रायंगल बना रहा है ना, ध्यान दीजिएगा, ये ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दीजिए, वही होगा। कैसे ट्रायंगल का एरिया, हाफ इंटू बेस, बेस 10 सेकंड वाले पे 10, इंटू हाइट मतलब क्या हुआ 5, तो यहाँ 5 कर दिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 25 मीटर ये डिस्टेंस तय करेगा। बात समझ में आ रही ना। कहेंगे सर आप तो 10 × 50 कह रहे थे, वो 50 तब होता जब यहीं से एक समान गति से ये चलता होता और ये पूरा एरिया आप लेते, तब 50 होता। लेकिन ये अभी जो एरिया बन रहा है वो त्रिभुजाकार है। अगर यही एरिया कहीं उठ करके ऐसे गया होता, इस टाइप से गया होता, तब केवल इतना ही का एरिया लेते जितना पैराबोला के अंदर होता है, ऐसे केवल इतना ही का एरिया लेते जितना पैराबोला के अंदर होता। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कुल एरिया केवल 10 और 5 का गुणा मत कर दीजिएगा। 10 और 5 का गुणा करने पे प्रोडक्ट से आपको डिस्प्लेसमेंट पता चलेगा, लेकिन वैल्यू के लिए आपको इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो पैराबोला का एरिया तो एग्जाम में निकालेंगे नहीं आप, तो वो अक्सर रेक्टेंगल या ट्रायंगल रहेगा। ये हमेशा देखिएगा एग्जाम में रेक्टेंगल या ट्रायंगल रहेगा, बस गुणा करिएगा, उसका पता चलेगा क्वांटिटी क्या है, और वैल्यू निकालने के लिए उसका एरिया निकाल दीजिएगा शेडेड। जैसे इसमें ट्रायंगल था तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा के हमने ये लगा दिया, तो इसका एरिया आ गया 25 मीटर। क्लियर हो गया आपका यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट कर्व वाला। अब इसी से रिलेटेड एक और चीज देखते हैं। जब भी कोई बॉडी, ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई बॉडी
स्पीड से चल रही हो तो उसकी स्पीड में वृद्धि होगी तो उसको हम लोग त्वरण कहेंगे या एक्सेलरेशन कहेंगे। इस पर मैंने बात कर ली आप लोगों से कि कोई भी बॉडी अगर चल रही हो तो उसकी गति में जो वृद्धि होती है उसको हम लोग त्वरण या एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, तो एक चीज बताइए, अगर बॉडी कोई यहाँ पे चलना शुरू किया, सपोज उसकी पोजीशन ए है और वो यहाँ से चलते चलते इस पोजीशन बी पर पहुंचा, तो इस पोजीशन बी पर पहुंचा, सपोज इसकी पोजीशन बॉडी की ए है और ये बी पर पहुंचा। ठीक है, शुरुआत में उसकी गति जो है ना वो यू थी, हो सकता है वो उसी गति से गया हो या बीच में उसने अपनी गति क्या कर ली हो, बढ़ा ली हो, यानी एक्सेलरेट कर लिया हो। तो उस केस में क्या हो सकता है, उसने अपनी गति अगर बढ़ा ली हो या एक्सेलरेट कर ली हो तो उस केस में क्या हो सकता है, उसकी गति में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो सपोज उसकी गति में वृद्धि एक्सेलरेशन यू जो है वो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी मतलब शुरुआती गति है, वो जीरो भी हो सकती है, फिर बढ़ाते बढ़ाते गति बढ़ाता जाएगा। दूसरा ये हो सकता है उसकी, और यहाँ पर जब वो पहुंची तो उसकी गति काफी बढ़ चुकी थी, तो v उसकी जो होगी वो होगी फाइनल वेलोसिटी। सपोज मान लीजिए v उसकी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, और बीच में गति बढ़ाने के लिए उसने हर सेकंड अपनी गति को एक्सेलरेशन a से इंक्रीज किया था, तो सपोज हमने ले लिया यहाँ पे एक्सेलरेशन a। क्लियर है, यानी u इज इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी, a is acceleration and the time taken from this to this is equal to t। तो सपोज करिए यहाँ पे हमने t को ले लिया किससे, टाइम से। ठीक है, तो कोई भी वस्तु का फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, सपोज करिए 5 मीटर की पहले ही उसकी शुरू में गति थी 5 मीटर पर सेकंड की, उसकी शुरुआती गति कितनी थी, 5 मीटर पर सेकंड की। बाद में उसने गति अपनी क्या कर ली, बढ़ा लिया। ठीक है, उसने बाद में अपनी गति को क्या कर लिया, बढ़ा लिया। तो कैसे बढ़ाया, हर सेकंड 1 मीटर बढ़ाया, तो 4 सेकंड बाद कितनी गति होगी, पहले उसकी गति 5 मीटर पर सेकंड थी और उसने हर सेकंड अपनी गति को 1 मीटर पर सेकंड की दर से बढ़ाया, तो 4 सेकंड बाद उसकी गति कितनी होगी। तो पहले सेकंड उसकी गति कितनी थी, 5 मीटर, अगले सेकंड 6 मीटर हुई होगी, फिर अगले सेकंड 7 मीटर, 8 मीटर और 9 मीटर, मतलब 4 बढ़ गया होगा। तो उसका फॉर्मूला क्या बना बताइए, शुरुआत में गति 5 मीटर पर सेकंड थी और टाइम 4 सेकंड और एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 5 + 4 × 1। तो यहीं से आपका आ जाएगा कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या थी। तो इसी के आधार में 3 गति के समीकरण हैं जो किसी भी बॉडी में अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा हो और वो लीनियर मोशन हो, लीनियर मोशन का मतलब गाड़ी यहां सीधा आ जाए, किसी पैराबोला को, किसी कर्वी पाथ को ना फॉलो करे, यानी अगर हम पढ़ें कि इक्वेशन फॉर लीनियर मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इक्वेशन फॉर लीनियर मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक समान त्वरण से रैखिक गति के समीकरण ये हैं। और ये समीकरण तभी लगाएंगे जब गति लीनियर होगी और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, किसी भी और जगह पे नहीं लगेगा। तो इसके लिए पहला इक्वेशन है v = u + at, मतलब किसी भी बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम होता है। ये अभी मैंने सिद्ध भी किया, आपको थोड़ी देर पहले बताया। दूसरा इक्वेशन है, इक्वेशन सारे सेट किए गए हैं कि आपको निकालना है कि फाइनल वेलोसिटी क्या है, तो यू कैन इजीली अप्लाई दिस इक्वेशन, 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं तय की गई दूरी, कि अगर कोई बॉडी u गति से चलना शुरू की और उसमें एक्सेलरेशन a था तो t टाइम बाद वो कितनी गति तय करेगी, तो s = ut + ½ at², s = distance, s = distance here, s = distance और ut इनिशियल वेलोसिटी टाइम ½ at², इसमें फाइनल वेलोसिटी है ही नहीं। तो इस तरह से एक फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला ये भी है कि v² = u² + 2as, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2 एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस। एसन मतलब होता है, ये इक्वेशन थोड़ा आपको अलग मिलेगा, ये होता है जैसे बॉडी चली 5 सेकंड तक चली तो पहले सेकंड में कुछ दूरी तय की होगी, लेकिन दूसरे सेकंड में एक्सेलरेशन की वजह से थोड़ी ज्यादा दूरी तय की होगी। पहले सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड गति थी, फिर गति बढ़ी 3 मीटर पर सेकंड हुई, तो पहले मीटर तो 2 मीटर चला उसे, लेकिन अगले तो वो नई गति से चलेगा, तो हर सेकंड उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, बढ़ सकती है, घट सकती है, जैसा एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन पर डिपेंड करता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर एक्सेलरेशन की जगह रिटार्डेशन हो रहा हो तो नेगेटिव हमेशा लीजिएगा, ए को हमेशा पॉजिटिव नहीं लेना है।
अगर रिटार्डेशन होगा तो ए क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा, और एक्सेलरेशन में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, एक गति को बढ़ाता है एक्सेलरेशन, और रिटार्डेशन गति को क्या करता है, कम करता है। अगर कोई पिंड 5 सेकंड तक चला है तो केवल 5वें सेकंड में वो कितनी दूरी तय किया है, केवल 5वें में, पूरा गति नहीं। ये तो देखो पूरी दूरी तय कितना किया, वो h = ut + ½ at², लेकिन केवल लास्ट वाले में या किसी स्पेसिफिक टाइम में, पर्टिकुलर सेकंड में उसने कितनी गति तय की है, दैट विल बी डिस्कस बाय दिस इक्वेशन। Sn = u, Sn मतलब nवे सेकंड में कितनी दूरी तय किया, u + ½ a 2n-1, यहाँ n जो है वो जिस सेकंड में लेना है उस सेकंड की गति है, ठीक है। अब देखिए, अगर ये चीजें लीनियर गति हो रही है, जैसे गाड़ी वाड़ी एकदम लीनियर चल रही है, तब के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन जब कोई बॉडी कभी कभी ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है, मतलब ऊपर से सपोज कोई चीज छोड़ दिया या फिर फेंक दिया दबा के, आप किसी चीज को ड्रॉप करेंगे ना तो उसकी इनर्शियल वेलोसिटी u जो है 0 होता है। जब भी छत से किसी पत्थर को आप छोड़ेंगे तो शुरुआती गति उसकी क्या होती है, 0 होती है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसकी जो होती है शुरुआत में वो 0, लेकिन धीरे धीरे उसकी गति क्या होती है, बढ़ने लगती है। और बढ़ के भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे जमीन पे गिरते समय गति बहुत तेज होती है, क्योंकि हर सेकंड उसकी गति बढ़ रही होती है। कितना, उस पर काम करता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डी, जी। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, वो जी, इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हमको नहीं देना है, ये पृथ्वी खुद ही बॉडी पर लगा देती है। अगर आप अपनी छत से, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं एक स्टेप जंप कर जाऊं सीढ़ी से एक सीढ़ी, तो मुझे ज्यादा चोट नहीं लगेगी। लेकिन इसी छत से थोड़ा सा ना कूदा हूं, क्योंकि मेरी गति ज्यादा बढ़ी नहीं थी। अगर मैं यहीं से ऐसे करके ऐसे कूद जाऊं तो मेरी गति ज्यादा नहीं बढ़ी, क्यों, क्योंकि मैंने हल्का सा, टाइम कितना लगा, बहुत कम। लेकिन अगर यहीं इसी छत से मैं नीचे कूद जाऊं तो इसका मतलब समझ रहे हैं, एक सेकंड में मेरी गति 9.8 मीटर तक बढ़ जाएगी। एक सेकंड में मेरी गति 9.8 मीटर तक बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब समझ रहे हैं। और जब टकराऊंगा तो मेरी गति इतनी रहेगी, मोमेंटम मेरा इतना हाई रहेगा कि मेरा चिथड़े उड़ जाएंगे। इसका मतलब आप जितनी ऊंचाई से गिरेंगे, आपकी टकराते समय गति उतना ही तेज रहेगी। क्यों, क्योंकि शुरुआती गति तो 0 है, और जब पहुंचते रहेंगे तो हर सेकंड आपकी गति में वृद्धि होगी। किसके कारण, एक्सेलरेशन g के कारण, विच इज नोन एज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज एक्चुअली 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको फॉर्मूले में आप हमेशा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इजी होने के लिए ले लेंगे, ताकि फॉर्मूला लगाने में प्रॉब्लम हो। कई बार ये दे करके भी बोलता है, एग्जाम में बोल देगा कि यही लेना है, तब यही लेना पड़ेगा। जब ना बोला हो तो आप ये ले लीजिए, ठीक है। किसी बॉडी की शुरुआती गति 0 है और वो गुरुत्व के अधीन, मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहा है, मतलब गुरुत्व के प्रभाव में गति, तो वो तो एक तो लीनियर है, 100% लीनियर होगा, एकदम नीचे सीधा सीधा गिर रहा है। एक्सेलरेशन जी उस पर काम कर रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ लीनियर मोशन हो रहा है, तो उस पर भी ये सारे इक्वेशन अप्लाई होंगे। लेकिन अप्लाई होते समय बस थोड़ा सा बदलेगा, ए की जगह, ए तो देखिए बॉडी में आप देते हैं जमीन पर, लेकिन जी क्या होता है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जिसका वैल्यू फिक्स है, वो बदलने वाला नहीं है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी की जगह gt हो जाएगा। लेकिन बॉडी अगर ऊपर जा रही है, सपोज आप कोई पत्थर जब ऊपर फेंकते हैं तो बहुत तेजी से फेंकते हैं, और ऊपर जाते जाते उसकी गति धीरे धीरे घटते 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 0 होती है, और फिर 0 के बाद वापस वो आने लगता है। तो देखिए आपकी गति लगातार घट क्यों रही है, क्योंकि उस पर रिटार्डेशन काम करेगा। नीचे आते समय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम करता है, और ऊपर जाते समय ग्रेविटेशनल रिटार्डेशन काम करता है। तो जब बॉडी ऊपर जाती है तो जी माइनस कब होगा, जब बॉडी ऊपर जाएगी, जी प्लस कब होगा, जब बॉडी नीचे जाएगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जी पॉजिटिव कब लेना है, जी नेगेटिव कब। ऊपर जा रहा है जी नेगेटिव, नीचे आ रहा है जी पॉजिटिव। इसी तरह जब हम दूरी की बात करते हैं, तो यहाँ जब ऊपर से बॉडी गिरती है या ऊपर फेंकी जाती है, तो दूरी की जगह पर ऊंचाई आ जाती है, तो s की जगह h आ जाएगा। s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वेयर एज h इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। इन द सेम वे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as था, तो 2gh हो गया, रिप्लेस a इज रिप्लेस्ड बाय g एंड s इज रिप्लेस्ड बाय h, whereas in the same way hn is equal to
एच एन मतलब एस एन की जगह पे है यू प्लस हाफ जी टू एन माइनस वन, मतलब द हाइट कवर्ड इन द लास्ट सेकेंड ऑफ द ट्रेवलिंग, मतलब यात्रा के अंतिम सेकंड में तय की गई दूरी जो होगी वो इस फार्मूले से निकलेगी। आई होप आपको ये सारे फार्मूले समझ में आए होंगे। अब इनसे जुड़े हुए बहुत सारे न्यूमेरिकल जो है आपके एग्जाम में कई बार आ जाते हैं, ठीक है, और बहुत छोटे छोटे, ये मत सोचिएगा कि यार मैं तो पुट करके निकाल लूंगा, कई बार आपके दिमाग का इसमें टेस्टिंग हो जाता है, बहुत कम डेटा देता है, आपको कुछ चीजें अंडर स्टूड करके इसको लगाना पड़ता है। तो ठीक है, इसके ठीक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनसे जुड़े हुए सारे न्यूमेरिकल देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।